सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश आया है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक तो जारी रहेगी, लेकिन ग्रीन पटाखों का प्रोडक्शन यानी निर्माण किया जा सकता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव केंद्र सरकार को भी दिया है कि पूरी तरीके से रोक लगाना यानी कारपेट ब्लैंकेट के साथ बिक्री पर रोक लगा देना कोई सही निर्णय नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वो सभी पक्ष विपक्ष और एजेंसियों से बात करे और 8 अक्टूबर से पहले बताए कि केंद्र सरकार की एनसीआर में पटाखों की बिक्री के ऊपर मंशा क्या है, राय क्या है। इस मामले की अगली सुनवाई दीपावली से पहले दशहरे के बाद यानी 8 अक्टूबर को होगी और तब तक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे समेत तमाम पटाखों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट दिल्ली। भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला MiG-21 एयरक्राफ्ट शुक्रवार को रिटायर हो गया। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी गई। आज से विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी हैं। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी फ्लाइंग पास्ट में हिस्सा लिया। अगर आपको याद होगा, MiG-21 ही वो एयरक्राफ्ट था जिन्होंने गवर्नर्स रेजिडेंस में इसको अटैक किया 57 MMRP से बांग्लादेश में, ढाका में। एंड 14 दिसंबर की वो डेट थी। 15 दिसंबर को गवर्नर ने रिज़ाइन कर दिया और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। वी हैड 93,000 ऑफ देयर प्रिजनर ऑफ वॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1971 वॉर में जब अटैक किया था उस टाइम 4 स्क्वाड्रन थी, 28 स्क्वाड्रन था, ओरियल्स और फर्स्ट सुपरसोनिक्स जो थे। 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्ताव लाए गए जिन पर मुहर लग गई और इन 22 प्रस्ताव को अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को आने वाले समय में 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। दूसरा, अगर हम महत्वपूर्ण प्रस्तावों को देखें तो जिले स्तर पर खनन फाउंडेशन बनाया जाएगा और इसका मतलब कहीं ना कहीं खनन को लेकर के, पट्टे को लेकर के जो मुश्किलें होती हैं या कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उन सबको दूर करना है, निष्पक्षता बनाए रखना है और भ्रष्टाचार से इसे दूर बनाए रखने का ये प्रयास है जिसमें फाउंडेशन को बनाया गया है। बात अगर हम करें समर्थन मूल्य की तो मोटे अनाज और ख़ास तौर पे धान की लेकर के समर्थन मूल्य का ऐलान हुआ है जिसमें पिछले समर्थन मूल्य से इस बार बढ़ोतरी की गई है और साथ ही साथ कई निजी विश्वविद्यालयों को भी प्रस्ताव में हरी झंडी दे दी गई है और इन सब के साथ साथ लिंक एक्सप्रेसवे जो कि गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ बनेगा और उन दोनों को जोड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आज के कैबिनेट में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जो कि आम लोगों के हिसाब से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। मौलाना तौकीर रजा के अल्टीमेटम के बाद आज जुम्मे की नमाज के बाद तमाम भीड़ बरेली शहर में इकट्ठा हुई और उनके अल्टीमेटम से पहले ही बरेली पुलिस SSP अनुराग आर्य, SP सिटी मानुष पारिक और IG ADG ने तत्काल पूरे प्रभाव के साथ यहाँ पर एक रूट मैप तैयार किया और ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसके बाद बरेली को जो है चारों तरफ से सीज किया गया। हर आने जाने वाले पर चौतरफा नज़र रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं नवल्टी पर हूँ। नवल्टी चौराहा है, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर जहाँ वो जगह है जहाँ पर पथराव हुआ और ये तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया है ताकि बरेली में सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन ने अभी फ्लैग मार्च भी निकाला है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेते हुए। कुछ जिस प्रकार मौलाना तौकीर रजा ने आलम मोहम्मद को लेकर अपनी तमाम बातों को
कहते हुए, आरोप लगाते हुए सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने आज नमाज के बाद जो है उन्होंने कहा था कि हम जाकर प्रधानमंत्री की शिकायत जो है राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्ण ढंग से तमाम उन्होंने अपने जो अनुयायी थे, अपने जो लोग थे, मुस्लिम समुदाय को यहाँ एकत्रित किया था। जो मस्जिद है यहाँ पर इस्लामिया ग्राउंड में एकत्रित किया और तमाम भीड़ यहाँ पर आई और उन्होंने 2 जगह पर पथराव किया। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी। पुलिस ने उन पर लाठियां भाजी और लाठियां भाजने के बाद पूरी स्थिति को नियंत्रण कर दिया। नियंत्रण करने के बाद जो है अब फ्लैग मार्च निकाल के उन्होंने बरेली में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। एक बार फिर आस्था में दहशत का रंग घोलने की कोशिश की गई। बस्ती में आस्था की जमीन पर आग और नफरत की साजिश के बीच बोने की कोशिश की गई। झंडा लगाने को लेकर मामूली विवाद और देखते ही देखते 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। शांति का गांव अचानक हिंसा की गिरफ्त में आ गया। हरिया थाना क्षेत्र के चफवा गांव में दुर्गा पंडाल के पास दुर्गा कमेटी के लोग पताका लगा रहे थे। यहाँ लगा दूसरे समुदाय का झंडा गिर गया, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। झंडा गाड़ने का मुद्दा कुछ उपद्रवियों ने हथियार बना लिया। भीड़ इकट्ठा हो गई। नारों और गाली गलौज का माहौल बन गया और तभी बाइक आग की लपटों में झोंक दी गई। आग की धधकती लपटों ने गांव का सन्नाटा तोड़ दिया और धुआं आसमान तक उठने लगा। दूसरी तरफ गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। नतीजा 2 समुदाय आमने सामने आ गए। तनाव इतना बढ़ गया कि चंद मिनटों में ही हालात बेकाबू होने लगे। लेकिन इस बीच किसी ने साहस दिखाया, पुलिस को सूचना दी और फिर शुरू हुआ प्रशासन का ऑपरेशन शांति। घटनास्थल पर सबसे पहले हरिया के एसडीएम और सीईओ पहुंचे। दोनों समुदाय के लोगों को अलग अलग किया। आस्था के रंग में नफरत का जो चटक रंग घोलने की कोशिश की गई, जिसमें विवाद का रंग अलग और एकदम साफ नजर आ रहा था। विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस ने आला अधिकारियों को सूचना दी। तत्काल एडीएम, एएसपी अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। जब उपद्रवी नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। डंडों की गूंज और पुलिस की घेराबंदी देखकर भीड़ को इधर उधर कर दिया गया। माहौल पर काबू पा लिया गया। मुख्य आरोपी अब्दुल समेत 3 उपद्रवियों को पुलिस ने मौके पर दबोच लिया। भीड़ की बगावत को यहीं से तोड़ा गया। हथियारबंद उपद्रवियों की पहचान और गिरफ्तारी हुई। गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। पुलिस प्रशासन ने ऐलान कर दिया कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का ऐलान उन उपद्रवियों की नसीहत थी जिन्होंने नफरत की आग लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने लगे हाथों गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया ताकि शांति बनी रहे और किसी की हिम्मत ना हो माहौल बिगाड़ने की। टीम न्यूज स्टेट। एनसीबी के पूर्व अधिकारी जिसने आर्यन खान यानी शाहरुख खान की बेटे की गिरफ्तारी ड्रग्स के मामले में की थी, उसे दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल समीर वानखेड़े ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 3 पार्टी बनाई गई थी। शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस यानी रेड चिली, शाहरुख खान की पत्नी यानी गौरी खान और खुद शाहरुख खान। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामला की सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास पर्याप्त वो दस्तावेज नहीं है, साक्ष्य और सबूत नहीं है जिसके आधार पर मानहानि का मुकदमा चलाया जा सके। समीर वानखेड़े ने कहा था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी सीरीज द बेंड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल इमेज को है, इसलिए मानहानि का मुकदमा दायर होना चाहिए। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ साफ सिरे से इनकार कर दिया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद के यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो है अपनी नई पार्टी बना लिया है। आपको बता दें कि जो पार्टी का जो नाम है जनशक्ति जनता दल, इसको लेकर के जो है उन्होंने अपनी एक्स पर भी पोस्ट किया है और उनका जो है चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप। लेकिन जिस तरह से लालू परिवार में जो है तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया, उसके बाद से तेज प्रताप यादव ने जगह जगह जाकर के सभा की, आपको बता दें कि जिस तरह से जो है तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में जाकर के जो है बाढ़ राहत को बाढ़ की जो सामग्रियाँ दी, उसके बाद से कई बिहार के अन्य जिला में जाकर के अपनी जो है पहचान बनाई। उसके बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ ही अब तेज प्रताप यादव उतर चुके हैं। उन्होंने जो है पार्टी बना लिया है। जिस तरह से जनशक्ति जनता दल पार्टी बनाया, उसको जो चुनाव चिन्ह है वो ब्लैक बोर्ड है। अब इसी पर लेकर जो है चुनाव में उतरेंगे। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार 2025 की विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ न्यूज स्टेट यूपी यूके से ब्रजेश कुमार।
हम जहां पर मौजूद हैं वो लेह है और लेह का जो चौक है, घोड़ा चौक जिसे कहा जाता है, वहां पर इस समय कर्फ्यू के क्या हालात हैं। आज भी कर्फ्यू जो है इम्पोज किया गया है। कुछ वाहनों को जरूर जाने दिया जा रहा है, लेकिन उनकी प्रॉपर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार हालात जो है वो बदलते जा रहे हैं। हालांकि कुछ बसेस भी जो हैं यहाँ पर आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें ज़्यादातर फोर्सेस के जवान जो हैं सीआरपीएफ के जवानों ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लगातार यहाँ पर डेरा जमाया हुआ है। और ये पूरा जो इलाका है बहुत ही सेंसिटिव है इस समय भी, क्योंकि जिस तरह से बवाल हुआ है, जिस तरह से लगातार जेंजी प्रोटेस्ट यहाँ पर एक तरह से देखा गया है, उसको लेकर के अब सोनम वांगचुक की जो भूमिका है वो साफ तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। क्योंकि जिस तरह का प्रोटेस्ट था, 15 दिन से लगातार वो भूख हड़ताल पे थे, उसके बाद अचानक एक दिन भड़काऊ भीड़ जो है वो एक तरह से पूरी लेह में तोड़-फोड़ आगजनी करती है। 4 लोगों की मौत और 77 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन अभी के हालात क्या है? अभी के हालात जो है उसको सामान्य करने की कोशिश जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो करती जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा कनेक्शन जो है वो अब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो प्रोटेस्ट जो कि चलाया जा रहा था, क्या वो फॉरेन फंडिंग से चल रहा था? सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर के फंडिंग की जांच कई एजेंसियां अब करने जा रही हैं। सीबीआई, ईडी जो है वो पूरी तरीके से जांच कर रही है। सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ा एक्शन। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के एनजीओ को विदेशी फंडिंग होती थी ऐसा बताया जा रहा है। और जिस तरह से सीबीआई ने लद्दाख में डेरा डाला हुआ है, खंगाली जा रही हैं तमाम बैंक की फाइलें, वो फाइलें जिसमें फॉरेन फंडिंग से लेकर के तमाम सबूत जो हैं वो जुटाने की अब कोशिश की जाएगी। चैतन्यानंद को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताएं कि स्वामी चैतन्यानंद जो है वो एफआईआर होने के बाद से ही फरार चल रहा है। उसकी आखिरी लोकेशन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी, आगरा ट्रेस की गई थी, लेकिन उसके बाद से ही उसने अपना मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी काफ़ी मुश्किल और मशक्क़त करना पड़ रहा है उसकी लोकेशन ट्रेस करने में। एलओसी यानी लुकआउट सर्कुलर नोटिस आखिर क्या होता है और ये कब जारी किया जाता है, ये आपको बताते हैं। जब कोई अपराधी भगौड़ा हो या फिर देश छोड़ने की फिराक में हो या पुलिस के जांच में सहयोग ना कर रहा हो, उसको लेकर एलओसी पुलिस जारी करती है, जांच एजेंसियां जारी करती है। जैसे ही वो अपराधी एयरपोर्ट जाएगा देश छोड़ने के लिए, उसके बाद से एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो अलर्ट पे रहती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी जांच एजेंसी, संबंधित जांच एजेंसी या पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उसके बाद उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि बाबा अभी तक फरार चल रहा है। बाबा कहाँ है इस वक्त किसी को नहीं पता है, लेकिन देश ना छोड़ पाए इसकी पूरी जो है पुलिस ने कहीं ना कहीं पुलिस ने इसको लेकर एलओसी जारी कर दिया है, लुकआउट सर्कुलर। और जैसे ही बाबा देश छोड़ने की फिराक में कहीं एयरपोर्ट जाएगा तो वैसे ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में लव जिहाद का एक गरबा पंडाल बनाया गया है। लव जिहाद का कातिल आशियाना, ये इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लव जिहाद का कातिल आशियाना है। इसमें कई चीज गरबा पंडाल में दर्शाई गई है। जो हिंदू बहन बेटियों को काट कर जिहादियों ने फेंका था, उसी की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये गरबा पंडाल है इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र का। यहाँ पर आप ये देखिए, ये एक झांकी है। फ्रिज में लड़की के हाथ पैर कटे रखे हैं और साथ ही ये पहला फ्रिज, उसके बाद में आप ये एक सूटकेस में भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर गर्दन पे हाथ पैर, फिर ये फ्रिज है एक। यह एक इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में यह जिहादियों के खिलाफ यह पूरा पंडाल सजाया गया है। पूरे जो कि जिहादियों का आज तक इंदौर में इतने जिहादी पकड़ाए हैं, वह जिहादियों की तस्वीर भी यह अखबारों के माध्यम से झांकी पूरी इसकी सजाई गई है। यह पूरी झांकी लाडो गरबा महोत्सव द्वारा सजाई गई है। इंदौर से आशीष यादव। दिवाली के अवसर पर योगी सरकार आने वाले समय में छात्र और छात्राओं को, युवाओं को स्कॉलरशिप देने का सरकार ने निर्णय लिया है। ये अपने आप में, अगर हम युवा छात्र और छात्राओं की बात करते हैं तो उनके लिए ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ अगर हम इस बात को देखें कि किस तरीके से शिक्षा के महत्व को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि
शिक्षा को अंतिम पायदान के साथ साथ हर युवा, छात्र और छात्राओं तक पहुंचाना है, जिससे शिक्षित समाज बन सके। अगर हम इन बातों को जोड़ के देखें तो आने वाले समय के लिए न सिर्फ शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है, बल्कि युवाओं के भविष्य को सुधारने और उन्हें शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप की योजना भी लेकर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। एनडीए सरकार ने आज महिलाओं का बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से रोजगार मेला लगाया गया था प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, उसको तहत जो है अब महिलाओं को खाते में सीधा 10,000 रुपया जाएगा। आपको बता दें कि पूरी महिला जो है बिहार में 75 लाख महिलाएं को खाता में जो है पैसा जाएगा। आपको जिस तरह से जो है देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है लगातार महिलाओं को उत्थान के लिए जो है ये कार्य कर रही है। जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही महिलाओं के प्रति जो है ज्यादा झुकाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरह से जो है महिलाओं को सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाएगा ताकि घर घर में विकास हो पाए। आपको बता दें कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका जो है अभिभाषण भी दिया गया और साथ में लोगों में जो है काफी उत्साह है। आपको बता दें कि जिस तरह से आरा भोजपुर के जो एक दीदी हैं, उन्होंने जो अपनी कार्य और अपनी सभ्यता को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ न्यूज स्टेट यूपी यूके से ब्रजेश कुमार। इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सड़क पर अचानक एक सांड ने महिला पर हमला कर दिया। सांड के हमले से महिला हवा में उछलकर जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। सांड के हमले की ये घटना झांसी की है। यहाँ बबीना थाना इलाके के नंदनपुरा की गली में आवारा सांड ने अचानक एक महिला को पीछे से सींग लगाकर हवा में उछाल दिया। पूरी घटना वहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि महिला पहले एक दूसरे सांड को डंडे से भगाती है और फिर पीछे मुड़कर जाने लगती है। महिला को अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक और सांड है जो उस पर हमला कर सकता है। महिला जैसे ही आगे बढ़ी तभी दूसरा सांड भी पीछे से दौड़कर आया और महिला पर अचानक जोरदार हमला बोल दिया। सांड की टक्कर इतनी तेज थी कि महिला हवा में उछलकर जमीन पर जोर से गिरी। उसी वक्त एक बाइक सवार भी वहां पहुंचा। वो सांड को देखकर सहम गया और अपनी बाइक पीछे करने लगा। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायल महिला को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना ले जाया गया, जहाँ से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। 50 साल की महिला का नाम फूलवती बताया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उसे सिर और शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं। कई लोग महिला के प्रति संवेदना जता रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये समस्या पूरे प्रदेश में है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है जिनमें निर्दोष लोग घायल हो जाते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। टीम न्यूज़